सरकार को राजस्व प्राप्तियां होती हैं और कौन सी प्राप्तियां होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। दो प्रकार की प्राप्तियां सरकार को होती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। दोनों तरह की प्राप्तियां होती हैं। सरकार व्यय भी करती है, राजस्व व्यय भी करता है और पूंजीगत व्यय भी करता है। तो सरकार बहुत तरह के व्यय करता है। जैसे आपको मैंने बताया था सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ होता है हमारा पैसे का हर साल? कौन से मंथ में? नहीं, जो हम ऋण लेते हैं उसके ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा हम व्यय करते हैं। इसके अलावा सब्सिडी पर भी व्यय करते हैं। फिर बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती है उसमें होती है। साथ ही राज्यों की हिस्सेदारी होती है ना, राज्यों को हिस्सेदारी सरकार अपने जो भी टोटल उनका इनकम होता है उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को देते हैं, वो भी बताएंगे और वो एग्जाम में आया भी है। वर्तमान में फिलहाल 42% है जो केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है। तो राज्यों को जो पैसा दे रही है उसको भी व्यय में ही दिया जाता है क्योंकि वो तो केंद्र सरकार के पास से गया। अब राज्य सरकार के पास जो पैसा आया यानी कि केंद्र से जो पैसा राज्य सरकार को मिला वो उस पैसे का यूज करेगी बहुत सारे क्षेत्रों में। हो सकता है वो अपने राज्य के उन पैसे से स्कूल का निर्माण कर दे या स्कूल का निर्माण कर दे या हॉस्पिटल का निर्माण कर दे या उद्योग धंधे को लगा दे। तो जो केंद्र से पैसा मिला उसमें से कुछ पैसा जिसमें लगा करके नई परिसंपत्तियों का सृजन कर दिया, जिससे फिर रोजगार और उत्पादन शुरू हो गया, मुनाफा शुरू हो गया, फायदा शुरू हो गया। ऐसी परिसंपत्तियों को फिर हम क्या, ऐसे पैसे को हम व्यय नहीं कहेंगे बल्कि क्या हो गया, वो निवेश हो गया। उस पैसे से फिर से और पैसे का सृजन होने लगा, तो वो व्यय नहीं है। तो इसीलिए आपने लिखा था कि जो आपका राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय, लेकिन उसमें से कौन से व्यय को घटा देंगे? जो राज्यों को दी गई पैसे हैं जिससे कोई परिसंपत्ति का सृजन हुआ उसको माइनस करने के बाद आप फिर क्या कर लेंगे? राजस्व प्राप्तियां। तो आपका आ जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि घाटे से समझ में आ रहा है कि व्यय ज़्यादा है और प्राप्तियां कम है, लेकिन उस व्यय में से वो पोर्शन हटा देंगे जिससे नई परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। बस इतना ही करना बाबू, और कुछ भी नहीं है। एक दो बार फिर से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि मैंने आप सभी को पैसे दिए तो मैं ये मानूंगी ना कि मेरा इतना पैसा आज खर्चा हो गया, लेकिन उसमें से आप लोग उस पैसे का यूज करते फिर कोई नया काम शुरू करते जिससे और पैसा आने लगे, तब वो व्यय नहीं है, फिर हमारे पैसे का निवेश हुआ और उससे फिर नई चीज़ें बन गई, तो हम उसे व्यय में से हटा देंगे। बाकी जो आप लोगों ने इधर उधर खर्चा किया वो व्यय माना जाएगा। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे लोक वित्त, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था, इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा ही था। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ पिछले टॉपिक का, तो बताएं बजट कितने प्रकार का होता है? तीन? कल आप नहीं थे? पाँच। कौन कौन सा? आम बजट, जेंडर बजट, आम बजट भी था क्या? निष्पादनकारी आउटकम बजट, एक समान मद बजट, परंपरागत बजट को ही एक समान मद बजट कहते हैं बच्चा, इसीलिए कहते क्लास गैप मत कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अपने से ऑप्शन बना देंगे। शून्य आधार बजटिंग पहला था, एक समान मद बजट, दूसरा आउटकम बजट, तीसरा निष्पादन बजट, चौथा जेंडर बजट और पांचवा शून्य आधार बजटिंग। 5 प्रकार के बजट होते हैं जिसमें से एक समान मद बजट को अब हटा दिया गया है। अब क्या क्या है? शून्य आधार बजटिंग, निष्पादन बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। शून्य आधार बजटिंग में क्या होता है? पुराने जो निवेश है उसमें नहीं किया जाता, नए सिरे से शुरू किया जाता है। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? आय की प्राप्ति जब आय की बेस से अधिक होती है तो राज्य जो बजट राज्य को पूरा करने के लिए थोड़ा उसमें निवेश होते हैं कम करती है, घाटे को कम करने के लिए। घाटे को कम करने के लिए किया जाता है तो सही है बाबू, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? शून्य से शुरुआत किया जाता है, यानी कि नए सिरे से शुरुआत। जैसे हर 5 साल की सरकारें बदल जाती हैं, तो जो पहले की सरकार है उन्होंने जो योजनाएं शुरू की हैं उस योजना के नाम पे आप फिर से पैसे अतिरिक्त लेकर के उसका मिसयूज ना करें, इसीलिए कहा जाता है कि आप नए सिरे से शुरुआत कीजिए, शून्य को आधार बनाइए और फिर शुरू कीजिए। इसी को क्या कहा जाता है? शून्य आधार बजटिंग। आउटकम बजट,
आउटकम बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटकम बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निष्पादन बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। और आउटकम को परिणाम। सही है। मतलब फाइनली आपने क्या करके दिखाया और आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी को निष्पादन बजट में रखा गया। निष्पादन बजट को हमने कब से अपनाया? 1975-76 से। सही है। 2005 को भारतीय संसद में पहली बार 2005 को पहली बार भारतीय संसद ने शुरू किया था आउटकम बजट। और निष्पादन बजट पूछ रहे हैं, बताइए आउटकम और निष्पादन दोनों। 1968 क्या 1968 में कौन सा बजट था? पारित हुआ था। और कब से लागू हुआ? 1975 में बजट के साथ पेश किया गया था। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आपने कहाँ से लिख लिया? आपका गलत कैसे है? गलत सुन लिया क्या आपने? हाँ, तो क्या था? ईयर 1975-76 और आउटकम बजट और जेंडर बजट 1951 में शुरू नहीं किया गया। 1951 में? जी नहीं बाबू, क्या देख लिया आपने? कुछ मिस्टेक हो गया होगा। 1951 में नहीं है। तो जेंडर बजटिंग पहली बार कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया का। कब? 1982 में ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। पहली बार विश्व स्तर पे ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया था जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में क्या होता है? भारत में 2005-06 में जेंडर विशेष को ध्यान में रख के योजनाओं का निर्माण किया जाता है। महिलाओं और बच्चों आगे लाने के लिए, बच्चों हर फील्ड में बढ़ावा देने के लिए, उनको भी मूल धारा से जोड़ने के लिए जो अलग से आवंटन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? जेंडर बजटिंग। तो 5 प्रकार के आपके बजट होते हैं और वो कब कब से हमने लागू किया है वो सारी चीज़ें, और उसमें क्या है ये सब आप लोगों ने कब पढ़ा था। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था घाटे के प्रकार। बजट घाटा किसे कहते हैं? बजट घाटा बचत घाटा बराबर टोटल व्यय माइनस टोटल आय, यानी कि हाँ व्यय ज़्यादा है। घाटे से क्या पता चल रहा है कि आपका व्यय ज़्यादा है, यानी कि आप मुनाफे में नहीं है। तो व्यय में से आप प्राप्तियों को माइनस कर देंगे तो आपका बजट घाटा आ जाएगा। ठीक है, आसान है ये। नेक्स्ट है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किसे कहेंगे? ये भी वैसे ही है। राजस्व से जो प्राप्तियां होती है केवल वही रहेगा। हाँ, बजट घाटे में आपकी राजस्व और पूंजीगत तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन राजस्व में सिर्फ राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व भी घाटे में है। इसका मतलब राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, यानी कि व्यय में से किसे घटा देंगे? हम प्राप्तियों को घटा देंगे तो आपका राजस्व घाटा आ जाएगा। आसान है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया भी। और इसके बाद आप लोगों ने देखा था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में क्या था? बताइए, राजकोषीय घाटा कैसे व्यक्त करेंगे आप? बताएं। राजकोष में तो प्राप्ति होती है और जो उधार लिए होते हैं वो भी और किसी को याद है राजकोषीय घाटा? हमारे राजकोष में पैसा सरकार को 2 तरह से प्राप्त होता है, एक तो राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। व्यय भी 2 प्रकार का होता है, एक तो राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व घाटा मतलब क्या पता चल रहा है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां मिला करके व्यय ज़्यादा है। तो राजस्व व्यय में से, राजस्व और पूंजीगत व्यय में से आप राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां को घटाएंगे। लेकिन और भी कुछ था इसमें, इसे छोड़ के जो उन्हें ऋण के रूप में प्राप्त हुई रहती है उसको छोड़कर। कल लिखवाया था आप लोगों को, आप लोगों ने घर जाके रिवीजन नहीं किया। थोड़ा टेक्निकल तो है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। राजकोषीय घाटा कितने प्रकार का होता
निबल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा में ही आप कल कंफ्यूज हुए थे, अभी बता सकते हैं? सकल राजकोषीय ऋण घाटा की वसूली में जो पैसा लगता है उसको निकालो। उसको हटा देंगे, मतलब व्यय में से उसको घटा देंगे। और क्या था? अच्छा है, बढ़िया, लेकिन बाबू पूरा नहीं है उत्तर। सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या था? वह अनुदानों को प्राप्तियों में प्लस करेंगे, व्यय में से ऋण वसूली में लगे हुए पैसे को माइनस करेंगे, तब आपका आ जाएगा सकल राजकोषीय घाटा। समझ में आया? अब हेडिंग कीजिएगा निबल राजकोषीय घाटा, इसे करते रहिए। निबल राजकोषीय घाटा। अच्छा, बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? केंद्र के बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 112 और राज्य के 202। और जो केंद्र का बजट है, या मतलब बजट शब्द का उल्लेख क्या संविधान में है? नहीं। किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है संविधान में। संचित केंद्र के संचित निधि से किस किस को वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश। और क्या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी वेतन मिलता है क्या? नहीं मैम, राज्य के तो राज्यों के, केंद्र से नहीं, मतलब राज्यों के जो निधि होती है संसद ओके, की। ठीक है। और किसे मिलता है केंद्र से? महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। और हाँ, जो आपका यूपीएससी यस मैम। के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, सबको केंद्र के संचित निधि से मिलता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य सरकार। राज्य के संचित निधि से। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से आता है? केंद्र के संचित निधि से। ठीक है, यही जानना चाह रहे थे। चलिए हेडिंग कर लीजिएगा निबल राजकोषीय घाटा। निबल राजकोषीय घाटा। ये कहाँ घाटा। निबल राजकोषीय घाटा हेडिंग कीजिएगा। इसमें नोट कीजिएगा सकल राजकोषीय घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा, सकल राजकोषीय घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा, सकल राजकोषीय घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निबल ऋण को घटाने से सकल राजकोषीय घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निबल ऋण को घटाने से निबल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। में से निबल ऋण को घटाने से निबल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। निबल ऋण को घटाने से निबल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। अब रीडिंग कीजिएगा राजकोषीय घाटे के प्रभाव। राजकोषीय घाटे का प्रभाव। राजकोषीय घाटे का प्रभाव यानी कि अगर राजकोष हमारा घाटे में चल रहा है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे बजट पे या सरकार के कार्य पद्धति में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से, सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य, सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है। आंतरिक
एवं इस प्रकार राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो जाती है। स्रोतों से ऋण लेती है एवं इस प्रकार राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो जाती है। पहला निगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर राजकोषीय आपका घाटा चल रहा है तो राष्ट्रीय ऋण का भार बढ़ेगा, क्योंकि सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी क्या करेगी? उधार लेगी, जिससे आपके ऋण का जो बोझ है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सरकार द्वारा आरबीआई से पूंजी उधार लेने पर सरकार द्वारा आरबीआई से पूंजी उधार लेने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति सरकार द्वारा आरबीआई से पूंजी उधार लेने पर अर्थव्यवस्था में पूंजी उधार लेने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? अभी बताए बेटे, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? मुद्रास्फीति। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि सरकार आरबीआई से पूंजी उधार लेती है या ऋण लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति आता है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। हाँ, आप बताइए बेटे। मनीष, क्या क्वेश्चन था आपका? मनीष, क्या कंफ्यूजन था? सरकार से ऋण लेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेझिझक पूछिए। सरकार अगर ऋण लेती है तो आपके हिसाब से कि क्यों मुद्रा, बाजार में पैसे की कीमत बढ़, पैसे का प्रभाव बढ़ जाएगा। हाँ, तो वही तो बताया बेटे कि अगर सरकार ऋण लेगी आरबीआई से तो मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति आएगा। बात समझ में आया? ना आया हो तो समझाएं सबको, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश। अर्थव्यवस्था में कुल निवेश कॉमा पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है, कॉमा पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है। पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है। जिसे हाईलाइट कीजिएगा, जिसे क्राउडिंग आउट प्रभाव भी कहा जाता है। जिसे क्राउडिंग आउट प्रभाव भी कहा जाता है। जिसे क्राउडिंग आउट प्रभाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण जीडीपी की उत्पादन वृद्धि दर में कमी हो जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी हो जाती है। वृद्धि दर में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण
उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार द्वारा देश में आधारिक संरचना के विस्तार। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार द्वारा देश में आधारिक संरचना के विस्तार। सरकार द्वारा देश में आधारिक संरचना के विस्तार एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों विस्तार एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्च में सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्चे में कटौती की जा सकती है। सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्चे में कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च राजकोषीय घाटे और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि होने से उच्च राजकोषीय घाटे, घरेलू एवं बाह्य ऋणों में वृद्धि होने से घरेलू एवं बाह्य ऋणों में वृद्धि होने से सरकार तथा अर्थव्यवस्था पर विश्वसनीयता के स्तर में कमी हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उच्च राजकोषीय घाटे और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि होने से या आंतरिक व बाह्य ऋणों में वृद्धि होने से सरकार तथा अर्थव्यवस्था पर विश्वसनीयता के स्तर में कमी हो जाती है। सरकार तथा अर्थव्यवस्था पर विश्वसनीयता के स्तर में कमी हो जाती है। स्तर में कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के क्रेडिट रेटिंग में अर्थव्यवस्था के क्रेडिट रेटिंग में कमी हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग में कमी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाह्य ऋण लेना होता है। अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाह्य ऋण लेना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाह्य ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार बाह्य ऋणों में कई शर्तें एवं बाध्यताएं भी आरोपित की जाती हैं। कई शर्तें एवं बाध्यताएं भी आरोपित की जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। यानी कि इतने सारे आपको क्या होंगे, नुकसान होंगे अगर आपका राजकोषीय घाटा ज़्यादा है। तो पहला नुकसान क्या होगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आएगी। और वो भी क्यों, क्योंकि सरकार को ऋण लेना पड़ेगा आरबीआई से, जिससे मार्केट में मुद्रा का प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति आएगी। दूसरा क्या होगा, समाजकारी कल्याणकारी जो परियोजनाएं हैं उसमें कमी की जाएगी। हाँ, उस पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सरकार घाटे में रहेगा तो इस तरह के काम वो करने में असमर्थ होगा या कम करेगा। और क्या होगा, घरेलू और बाह्य ऋणों में वृद्धि होने वृद्धि से होगी। विश्वसनीयता कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके अर्थव्यवस्था पे लोगों का ट्रस्ट कम रहेगा कि यहाँ पे कभी भी अर्थव्यवस्था नुकसान में जा सकती है, तो हमें घाटा हो सकता है। तो लोगों का ट्रस्ट आपकी अर्थव्यवस्था पे या आपकी गवर्नमेंट पे कम होगा। साथ ही जब आप बाहरी ऋण बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो बाहरी जो भी ऋण देगा तो कुछ शर्त रखेगा, फिर आपको उन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था पे विदेशियों का प्रभाव बढ़ेगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर आपकी जो राजकोषीय घाटा है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो समस्या और भी ज़्यादा आएगी। तो अगर ऐसा कभी हो कि राजकोष हमारा घाटे में है तो इतनी सारी समस्याएं होने की संभावना है। अब वो किस हद तक होगी ये आपकी कंडीशन बताएगी। बात समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, एक हेडिंग है, क्या राजकोषीय घाटा बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता। हमेशा बुरा क्यों नहीं होता? जब मुद्रा अपस्फीति रहेगी तो मुद्रास्फीति लाने के लिए राज्य में घाटा किया जाना जरूरी है। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और कुछ, और कोई कुछ बताना चाहेगा? हेडिंग करिएगा, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें भी। क्या राजकोषीय घाटे का बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? क्या राजकोषीय घाटे का बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? तो हमेशा ये गलत नहीं होता। कौन सी कंडीशन में? पहला पॉइंट, यदि पूंजीगत व्यय बढ़ने के कारण, यदि पूंजीगत व्यय बढ़ने के कारण, पूंजीगत व्यय समझ रहे हैं ना, जब हम कई नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए निवेश करते हैं, जब पूंजीगत व्यय बढ़ने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो, राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता। राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे नई परिसंपत्तियां सृजित होती हैं। क्योंकि इससे नई परिसंपत्तियां सृजित होती हैं। लेकिन अगर राजस्वगत घाटा बढ़े तब वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। तो पूंजीगत अगर हो रहा है व्यय, यदि आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि योजनागत व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो, यदि योजनागत व्यय में वृद्धि के कारण, यदि योजनागत व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता। यदि योजनागत व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता। लेकिन अगर गैर योजनागत व्यय बढ़े तो फिर ये नुकसान कर सकता है। यानी जैसे होता है कि जब हम किसी चीज़ का पहले एस्टिमेट बना करके एक डायग्राम बना के काम करते हैं तो वहाँ पे चांसेस कम होती है समस्याओं का। लेकिन जब हम यूं ही कोई काम शुरू कर देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हाँ कहाँ कितना लगेगा और फिर क्या परिणाम आने वाला है। तो अगर गैर योजनागत व्यय है तो वहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है, यानी कि मुद्रास्फीति
यदि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, यदि अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है और उसे मंदी से बाहर निकालने के लिए मांग बढ़ाने के उद्देश्य से, और उसे मंदी से बाहर निकालने के लिए मांग बढ़ाने के उद्देश्य से, अगर अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है और उसे मंदी से बाहर निकालने के लिए मांग बढ़ाने के उद्देश्य से कीनेसियन पंप प्राइमिंग, कीनेसियन पंप प्राइमिंग के तहत घाटे का बजट बनाया जाता है। घाटे के तहत प्राइमिंग पंप के तहत घाटे का बजट बनाया जाता है, तो उसे भी बुरा नहीं माना जाता, तो उसे भी बुरा नहीं माना जाता। इनिशियल प्राइमिंग पंप के तहत घाटे का बजट बनाया जाता है, तो उसे भी बुरा नहीं माना जाता। इसमें से कोई भी कंडीशन जो ना समझ में आया वो पूछ सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना किन्स प्रभाव, जब मुद्रास्फीति होता है तो ऐसे में यूरोपीय कंट्रीज को इन्होंने एडवाइस दिया था कि आप क्या कीजिए, सरकार को आगे आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, नई नई योजनाएं लानी चाहिए, नए नए अवसर का सृजन करना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। उसी को वही किन्स जो प्रभाव है उसी को क्या कहा गया है, कीनेसियन पंप प्राइमिंग। बात समझ में आ गया? यानी कि मांग जनरेट करना, मांग जनरेट कीजिए, डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा और फिर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है ना अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है, पहले अर्थव्यवस्था में पहले क्या आता है, तेजी, फिर मंदी, फिर सुस्ती, फिर स्लो, फिर उछाल तुरंत आएगा, उसके बाद पुनरुत्थान, उसके बाद तक उछाल। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें जब ये प्रोसेस रुक जाता है कहीं तक सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय हैं, एक है आपका सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक उपाय है और दूसरा नकारात्मक उपाय है। सकारात्मक और नकारात्मक, ऐसे हेडिंग कीजिएगा। पहले नकारात्मक उपाय हेडिंग कीजिएगा, नकारात्मक उपाय। इसमें नोट कीजिएगा, सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय का, अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय का भुगतान, विशेष तौर से अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय का भुगतान विशेष तौर से गैर योजनागत व्यय की मदों, भुगतान विशेष तौर से गैर योजनागत मदों, ब्याज का भुगतान, ब्याज का
प्रशासनिक व्यय एवं सब्सिडी को कम करने का कार्य करती है। सब्सिडी को कम करने का कार्य करती है। यानी नकारात्मक का मतलब होता है सरकार द्वारा वो व्यय जिससे परिसंपत्तियों का सृजन ना हो उसे कहा जाता है नकारात्मक व्यय। अब इसकी वजह से अगर घाटा हो रहा है तो ये सब नकारात्मक है, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता। जैसे ब्याज की अदायगी नकारात्मक है, सब्सिडी नकारात्मक है, और उनके हिसाब से स्कॉलरशिप, वृद्धा पेंशन, ये सब क्या है नकारात्मक है, क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। तो ये सब कई लोग नकारात्मक मानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडी के भार को कम करने के लिए इसको लिखवा या रहने दे? समझ में आ गया ना? रहने दे इसको। समझ में आ गया ना कि कोई भी खर्चा, अब आपको मैं कितना भी लिखवाऊँ तो कम ही पड़ेगा, वही समझ लीजिए जिससे सरकार को कोई फायदा ना, कोई आउटपुट ना आए, जो यूं ही दे दे। जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप, जैसे बेरोजगारी भत्ता, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जैसे सब्सिडी, जैसे ऋणों पे ब्याज, उससे कोई फल हमें सरकार को नहीं मिल रहा है, या हम होते तो हमें भी नहीं मिलता। तो जिससे सरकार को कोई फायदा ना हो वो क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। तो आपने क्या लिखा? सकारात्मक और नकारात्मक राजकोष में जो प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक वो प्रभाव है जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सरकार को फिर भी हर साल इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है ऐसे विभिन्न जगहों पर, जिससे कोई आउटपुट नहीं आता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, सकारात्मक उपाय। अब देखिए नकारात्मक उपाय का मतलब है कि इन सब चीजों में क्या कीजिए? कमी कीजिए, कटौती कीजिए, ताकि इस तरह के खर्चे कम पड़े, जिससे राजकोषीय घाटा कम हो। सकारात्मक प्रभाव में या उपाय, सकारात्मक उपाय, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक नीति के तहत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए, सकारात्मक नीति के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर सुधारों तथा कर आधार में, विभिन्न प्रकार के कर सुधारों तथा कर आधार में वृद्धि करके, विभिन्न प्रकार के कर सुधारों तथा कर आधार में वृद्धि करके अपने कर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने कर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने कर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक घाटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा इसको याद कीजिएगा। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से दी गई, चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान, और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान, उधारियों पर ब्याज भुगतान
घाटा कहते हैं। पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। क्या होगा ये? यानी कि सबसे पहले आपका प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, वेरी गुड, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। बात समझ में आया? यानी कि प्राथमिक घाटा अगर निकालना है तो राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राथमिक घाटा आपका प्राथमिक घाटा आ जाएगा। और प्राथमिक घाटा निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस। राजकोषीय घाटा अगर लाना है तो आप क्या करेंगे? नहीं सॉरी, प्राथमिक घाटा के लिए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान करेंगे तो आपका प्राथमिक घाटा निकल करके आ जाएगा। जो सरकार मतलब जो भी प्राप्तियां होती है सरकार की, उसमें से सरकार जो ऋण लेती है उसमें क्या करती है? ब्याज का भुगतान करती है। तो उस घाटे में से अगर उस ब्याज भुगतान को हटा दें हम तो आपका क्या आ जाता है? प्राथमिक घाटा आ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटे के प्रकार भी हैं। इसमें इसको रहने दीजिए, हेडिंग कीजिएगा मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा, मौद्रीकृत घाटा। इसमें नोट कीजिएगा, सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है। सरकार राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आरबीआई से भी कर्ज ले सकती है। सरकार राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आरबीआई से भी ऋण ले सकती है। सरकार राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक से भी ऋण ले सकती है। ऋण ले सकती है। आगे, राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा, हाईलाइट कीजिएगा, राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति, राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से, सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से ब्रैकेट में सामान्यतया कर्ज लेकर प्लस नए नोटों के निर्गमन द्वारा, ब्रैकेट में सामान्यतया कर्ज लेकर प्लस नए नोटों के निर्गमन द्वारा
सामान्यतः कर्ज लेकर प्लस नए नोटों के निर्गमन द्वारा ब्रैकेट बंद की जाती है मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। की जाती है मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। लास्ट 2 लाइन क्या लिखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटे का व्यवहार जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से सामान्यतः कर्ज लेकर नए नोटों के निर्गमन द्वारा की जाती है, उसी को मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। तो सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जो आरबीआई से ले उसी को मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। और वो किस रूप में ले सकती है, सामान्यतः कर्ज के रूप में भी ले सकती है और ये भी कह सकती है हमको नया नोट छाप करके दीजिए, इसी को क्या कहेंगे, मौद्रीकृत घाटा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्रियात्मक घाटा। क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा इस लिखिएगा। इसे स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। इसे स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। यदि राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति का प्रभाव समाप्त कर दिया जाए तो, यदि राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए तो, या प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए तो इसे क्रियात्मक घाटा, तो हमें क्रियात्मक घाटा प्राप्त होगा। क्रियात्मक, तो हमें क्रियात्मक घाटा प्राप्त होगा। यानी कि क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा बराबर क्या होगा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस सकल लिखिए या राजकोषीय घाटा लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस क्या करेंगे, माइनस वही बराबर नहीं, माइनस स्फीतिक समायोजन, स्फीतिक समायोजन। यानी क्रियात्मक घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटे में से स्फीतिक प्रभाव को हम घटा देंगे तब आपका क्या आ जाएगा, क्रियात्मक घाटा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हेडिंग कीजिएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था या ऋणार्थ प्रबंधन। घाटे की वित्त व्यवस्था या ऋणार्थ प्रबंधन। घाटे की वित्त व्यवस्था या ऋणार्थ प्रबंधन। ऋणार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था या ऋणार्थ प्रबंधन। इसमें नोट कीजिएगा, सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजटीय घाटे, सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजटीय घाटे, सरकार द्वारा जिन स्रोतों के माध्यम से बजटीय घाटे एवं राजकोषीय घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बजटीय घाटे एवं राजकोषीय घाटे को
पूरा करने का प्रयास किया जाता है, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। उसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या है कि आपके पास कमी है। हीन मतलब क्या होता है? कमी। प्रबंध मतलब उसके लिए पूर्ति के लिए प्रयास करना। जैसे आपके पास नॉलेज कम है, अब उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, तब उसका क्या होगा? बैलेंस होगा। ऐसे ही सरकार के पास अगर पैसे कम है तो यानी कि क्या है? वो हीनार्थ है। अब उसके प्रबंधन के लिए वो क्या करेगी? पैसे की व्यवस्था करेगी। उसके लिए वो आरबीआई से सामान्यतः उधार भी ले सकती है, नए नोट भी जारी करवा सकती है, आंतरिक बाजारों से अपनी प्रतिभूतियां बेच करके भी पैसा ले सकती है, बैंकों से भी उधार ले सकती है, साथ ही विदेशों से भी ऋण ले सकती है, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्था हो या कोई विदेशी देश जो उनकी मदद करे। तो ये जो विभिन्न स्रोतों से या जो सोर्सेज हैं जहाँ से सरकार अब पैसा ले करके अपने घाटे को पूरा करती है, व्यवस्थित करती है, बैलेंस करती है, इसी को क्या कहते हैं? हीनार्थ प्रबंधन। अब क्या इसको लिखवाना पड़ेगा? यही चीज़ मैं फिर लिखवाऊंगी आपको कि आरबीआई से नए नोट लेकर के या पैसे लेकर के या मार्केट से बेच करके अपने प्रतिभूतियों को या किसी भी माध्यम से आंतरिक स्रोतों से उधार, आरबीआई से उधार, विदेशों से उधार ले करके सरकार जो प्रबंध करती है, अपने घाटे की वित्त व्यवस्था का जो प्रबंध करती है, इसी को क्या कहते हैं? हीनार्थ प्रबंधन। बस समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार अगर घाटे के लिए वित्त पोषण करना हो तो उपकरण क्या क्या है? पहला, आंतरिक बाजारों से वो ऋण लेगी। आंतरिक बाजारों से ऋण लेने के लिए सरकार के पास होता है ना, क्या होता है? सरकार क्या जारी करती है? सरकारी प्रतिभूतियां, जो कितने समय के लिए होते हैं? अल्पकाल के लिए। जो 1 वर्ष से कम का टाइम पीरियड हो वो अल्पकाल। कितना टाइम पीरियड होता है? 3 टाइम पीरियड का होता है। 81 की 82 क्या होता है? 91 डेज और 182 डेज और 364 दिनों के लिए ट्रेजरी बिल्स जारी करती है ना गवर्नमेंट, उससे वो आंतरिक मार्केट से पैसा ले सकती है। एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा कौन है? क्या से पैसा लेगी आपकी सरकार? आरबीआई, और इसके अलावा और विदेशों से ऋण। ये तरीके होते हैं इनके पैसे प्राप्त करने के। साथ ही ये और भी क्या कर सकते हैं? नए सिक्के का निर्गमन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं सरकार को पैसे प्राप्त करने के। आप हेडिंग कीजिएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अभी आपको मैंने लिखवाया था क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। लिखवा दें या समझा दें? लिखवाएं मैम। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश, पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आ सकती है, जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहा जाता है। आप बात समझिए, सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तब वो क्या करेगी? आरबीआई से, बैंकों से उधार लेगी। अगर आरबीआई से, बैंकों से या जनता से वो अपना बेच करके पैसा ले ले, बैंकों के पास पैसा कम हो जाए, आरबीआई भी सरकार को पैसे ज़्यादा दे दे, तो जब बैंकों के पास पैसा कम होता है, तरलता कम होती है, तब वो लोगों को ऋण कैसे देती है? उच्च ब्याज पे देती है। उच्च ब्याज पे देगी तो लोग पैसा कम ले जाएंगे, कम ले जाएंगे तो कम निवेश करेंगे, कम निवेश करेंगे तो कम मांग होगा, कम डिमांड होगा, जिससे क्या होगा? समस्याएं होती है ना, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, सुस्ती आती है। तो ये जो सरकार के उधार लेने की वजह से जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई, जो सुस्ती आई, उसी को क्या कहेंगे? याद रहेगा या लिखवा दूं? याद रहेगा? मल्टी लेवल पे, मतलब कई सारी मतलब प्रभाव एक साथ आ जाते हैं। हाँ, तो क्या आप लिखवाना पड़ेगा? आप लोग बताइए, याद होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। आप लोगों के लिए नया भी, क्योंकि मुझे इसका उत्तर भी चाहिए। नेक्स्ट ये ना हो कि भूल जाएं आप लोग।
चलिए इसमें नोट कर लीजिएगा। है तो बहुत आसान, सब मेरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि आप लोग भूल जाते हैं। नोट कीजिएगा। यदि सरकार घाटे का बजट बनाती है और उस घाटे की भरपाई के लिए, यदि सरकार घाटे की बजट बनाती है, यदि सरकार घाटे की बजट बनाती है और उस घाटे की भरपाई के लिए घाटे की बजट बनाती है और उस घाटे की भरपाई के लिए आंतरिक बाजार उधारी का सहारा लेती है, तो आंतरिक बाजार उधारी का सहारा लेती है, तो आंतरिक बाजार उधारी का सहारा लेती है, तो इसके लिए सरकार को बॉन्ड जारी करके, इसके लिए सरकार को बॉन्ड जारी करके बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। इससे बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के पास तरलता, इससे बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के पास तरलता तथा फंड की कमी हो जाती है। इससे बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के पास तरलता अथवा फंड की कमी हो जाती है या अभाव हो जाता है, और वे ब्याज की दरों को बढ़ा देते हैं, और वे ब्याज की दरों को बढ़ा देते हैं। जिससे निवेश एवं विकास दर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे निवेश एवं विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे निवेश एवं विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश स्तर में, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में कुल निवेश स्तर में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में कुल निवेश स्तर में कमी आती है, कुल निवेश स्तर में कमी आती है। इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। कुल निवेश स्तर में कमी आती है, इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण क्या होता है? द्विपक्षीय में जैसे एक देश किसी एक देश से लेता है, दो पक्ष में होगा। यानी कि यहाँ पे दो पक्ष होगा, कोई एक देश दूसरे देश से, या कोई एक संस्था दूसरी संस्था से, या कोई एक देश दूसरी संस्था से ऋण लेता है। यहाँ पे दो पक्ष होते इसे द्विपक्षीय कहते हैं। लेकिन जब कई मतलब जो है पक्ष होते हैं तब उसको क्या कहेंगे? बहुपक्षीय कहा जाता है ऋण के लिए। ऋण जाल किसे कहते हैं? ऋण जाल पहले मैम कुछ वर्षों के लिए कम ब्याज दर पर अधिक ऋण दे दिया जाए, उससे उसके बाद धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम पीरियड में अगर वो जो ऋण लेने वाले वो चुका ना पाए, फिर अपना ब्याज दर बढ़ाइए धीरे धीरे, और फिर सस्ते दर पे मतलब जब उसको फिर ज़रूरत पड़े फिर सस्ते दर पे फिर और दे दीजिए। यानी कि अल्पकाल के लिए जब आप ऋण लें और उसको ना चुका पाए, उसका ब्याज दर ज़्यादा उच्च हो और आप सिर्फ ब्याज दर चुका पाए, ऋण का जो मूलधन है वो ना चुका पाए और उसको चुकाने के लिए आप क्या करें? फिर से ऋण लें, तो आप ऋण के जाल में क्या हो जाते हैं? फंसते चले जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ऋण जाल। एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेने की अवस्था को ही ऋण जाल कहते हैं। अब ऋण कीजिएगा वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग,
फाइनेंस कमीशन। वेरी गुड। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत व्यवस्था है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत व्यवस्था है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद और यदि आवश्यक हो तो उससे पहले भी राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद और यदि आवश्यक हो तो उससे पहले भी पांच सदस्यीय जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन करेगा। मेरे कीजिएगा वित्त आयोग के कार्य, बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। वित्त आयोग के कार्य, पहला पॉइंट, केंद्र व राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों से केंद्र व राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र व राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पूरा रिपीट कर रहे हैं। केंद्र व राज्यों के बीच बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम इसका है कि जो भी कर के रूप में राजस्व सरकार को, केंद्र सरकार को मिलता है, उसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को तय करने की सिफारिश करते हैं कि इतना जो आपको मिला इसमें से इतना % आप राज्यों को दे दीजिए। दूसरा पॉइंट, कर राजस्व राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए। कर राजस्व राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए, किस आधार पर बांटा जाए, इस हेतु आवश्यक सिफारिश करना या इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में, भारत के संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र से राज्यों को किए जाने वाले, केंद्र से राज्यों को किया जाने वाला समग्र हस्तांतरण, केंद्र से राज्यों को किया जाने वाला समग्र हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। केंद्र से राज्यों को किया जाने वाला समग्र हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। समग्र
हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायतों व नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों व नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों व नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति किसी भी संदर्भ में सलाह मांगते हैं वित्त आयोग से, तो वो क्या करेंगे, उसकी भी सिफारिश करेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। हो सकता है कभी कोर्ट में आ जाए IAS PCS या किसी एग्जाम में कि वित्त आयोग के क्या क्या काम हैं या कौन कौन से सिफारिशें वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वित्त आयोग का क्या काम है, वहाँ पे ओनली 1 ऑप्शन होता था, 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होता था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले करों की सिफारिश करना कि कितनी हिस्सेदारी राज्यों को केंद्र सरकार देगी। बस यही एक लाइन का उत्तर अनगिनत बार पूछा गया है, लेकिन आगे हो सकता है अब और भी डीप आने लगे हैं प्रश्न, वहाँ पे कोर्ट के आधार पे आ जाए तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि आपका वित्त आयोग क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट रीड कीजिएगा 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग 14 फाइनेंस कमीशन। RBI के पूर्व गवर्नर YB रेड्डी की अध्यक्षता में YB रेड्डी इंग्लिश में देख सकते हैं ऐसे YB रेड्डी। RBI के पूर्व गवर्नर YB रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग ब्रैकेट में कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से ब्रैकेट में कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक ब्रैकेट बंद का गठन किया गया। इसकी सिफारिशें लिखिएगा। पहला पॉइंट, सिफारिशें इन्होंने क्या क्या की हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह अथवा विभाज्य केंद्र सरकार के कर संग्रह अथवा विभाज्य पूल में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में विभाज्य पूल में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि की सिफारिश की थी। मिलने वाली पूल में 10% की हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि की सिफारिश की थी। हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि की सिफारिश की थी।
अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर कितना हो गया है? 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 42% हो गया है। 32% से बढ़कर 42% हो गई है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था उस समय कि कौन से वित्त आयोग है जो 14वें नंबर के उस समय थे, इन्होंने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत बढ़ाई है? तो 10% बढ़ाने की हिस्सेदारी करी। ये भी था कि कितना प्रतिशत राज्यों की हिस्सेदारी की और कितना करने की बात इन्होंने की। तो 32% थी, 42% इन्होंने करने की बात की थी। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकारों के लिए योजना एवं अनुदान। राज्य सरकारों के लिए योजना एवं अनुदान आधारित राज्य सरकारों के लिए योजना एवं अनुदान आधारित सिफारिश अनुदान आधारित सहायता अनुदान आधारित सहायता के स्थान पर अनुदान आधारित सहायता के स्थान पर अब प्रदर्शन आधारित सहायता का प्रावधान किया गया है। अब प्रदर्शन आधारित सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रदर्शन आधारित सहायता का प्रावधान किया गया है। यानी कि इससे पहले केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में सहायता देती थी। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि इस तरह से आप सहायता ना दीजिए कि ज़रूरत है जब इनको दीजिए सहायता कि वो परफॉर्मेंस बढ़िया करें। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो सहायता मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करेंगे तो सहायता नहीं मिलेगा। तब ये काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ये किसने किया सिफारिश? 14वें वित्त आयोग ने। कौन है अध्यक्ष? वाई रेड्डी। कार्यकाल 2015 से 20, क्योंकि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। उसके पहले भी राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कुल जनसंख्या कौमा आय में विषमता। कुल जनसंख्या कौमा आय में विषमता कौमा क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर। कुल जनसंख्या आय में विषमता क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर। क्षेत्रफल और वन क्षेत्रों के क्षेत्र मानकों क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुल जनसंख्या आय में विषमता क्षेत्रफल व वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाएगा। राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि क्या क्या मानक होगा उनकी हिस्सेदारी का? जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, आय में विषमता कितना है और वन का क्षेत्रफल कितना है। इन सभी मानकों के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाएगा। तो इन्होंने बढ़िया सिफारिश किया है या नहीं? अच्छी सिफारिश की है इन्होंने। जवाबदेहिता इससे बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों की मजबूती के लिए राज्य ग्राम पंचायतों एवं नगर निगमों की मजबूती के लिए कुल कर का 42% हिस्सा
कुल कर का 42% हिस्सा राज्यों को दिए जाने के अलावा कुल कर का 42% हिस्सा राज्यों को दिए जाने के अलावा राज्यों को दिए जाने के अलावा अतिरिक्त राशि भी राज्यों को दिए जाने के अलावा अतिरिक्त राशि भी 11 विशेष राज्यों को आवंटित की गई है। अलावा अतिरिक्त राशि भी 11 विशेष राज्यों को आवंटित की गई है। 11 विशेष राज्यों को आवंटित की गई है, यानी कि जो विशेष राज्य हैं उनको 42% के अलावा और भी पैसा दिए जाने की सिफारिश किया है 14वें वित्त आयोग ने, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। इन विशेष राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। उधर के 7 सिस्टर्स हैं, ऐसे याद रखिए, 7 सिस्टर्स हैं प्लस जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल, यानी कि ये 3 राज्य इधर के और 7 आपके उधर के, लगभग 4 राज्य इधर के और 7 उधर के। इन सबको अपना सिक्किम है ना, तो 7-8 इधर हो गए और 3 इधर आपके हो गए। टोटल 11 ऐसे राज्य हैं जिनको 42% से ज़्यादा देने की बात कही, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इनके लिए ज़्यादा की सिफारिश की है 14वें वित्त आयोग ने। और भी इन्होंने कुछ किए हैं सिफारिशें, मुझे लग रहा है कहीं बहुत लेंदी ना हो जाए, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ, तो बाकी छोड़ दे रहे हैं, 2-3 पॉइंट और भी थे। अभी कौन है? 15वें वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग, हेडिंग कीजिएगा 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष नहीं पता है, ऐसे वनडे एग्जाम वाले उत्तर भी नहीं पता है आप लोगों को। बताइए कौन है और इनका कार्यकाल क्या होगा? अगर 5 वर्ष खत्म हो रहा है कब? 2025 31 मार्च 2020 को अगर खत्म हो रहा है तो फिर 1 अप्रैल 2020 से कब तक जाएगा? 31 मार्च 2025 तक। 2025। देखिए इन्होंने ये जो रिपोर्ट देंगे ना, उस पर डिस्कशन करने के बाद फिर 2021 में नए वित्त आयोग का गठन किया गया और ये रिपोर्ट अपना मतलब इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। जो हेडिंग किए हैं 2 लाइन नोट कर लीजिएगा इसमें। नवंबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद नवंबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद नवंबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 280 ब्रैकेट में फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 280 ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने अरविंद पनगड़िया ना अरविंद पनगड़िया नहीं बेटे, प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ये तो 2080 के बाद क्या? कोई नहीं, अभी आप लोग आ जाइए अपने टॉपिक पे। के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया। पहले इस वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2020 से शुरू पहले इस आयोग को 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रही 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रही 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश देनी थी। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रही 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश देनी थी।
लेकिन कैबिनेट द्वारा 15वें वित्त आयोग के द्वारा कैबिनेट द्वारा 15वें वित्त आयोग के द्वारा 15वें वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट की अवधि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया था। 30 अक्टूबर 2020 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया था। इसके कारण वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें दी गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें दी गई थी। 20-21 के लिए सिफारिशें दी गई थी। इसकी अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई। इसकी अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें की हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें की हैं। इसमें आप सही है। अध्यक्ष NK सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने 2021 से 26 में सिफारिशें जो की हैं, उसमें जो पहला महत्वपूर्ण सिफारिश किया, इसके पहले आपने देखा वाइट रेड्डी समिति ने कहा कि राज्यों की हिस्सेदारी 10% बढ़ा करके 32 से 42% कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा जो 42% इन्होंने सिफारिश की है 14वें वित्त आयोग में, उसमें 1% कमी की जाए, यानी कि 41% की हिस्सेदारी राज्यों को दिया जाना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन आता है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कितने % की सिफारिश की है, तो 41% की सिफारिश की है। पिछले रिपोर्ट के आधार पर कितने % की कमी करने की सिफारिश की है, तो 1% की कमी करने की सिफारिश किया है। क्या ये लिखवाना पड़ेगा? याद रहेगा सभी को, याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी। ये क्वेश्चन कई बार आया है। KC नियोगी ये पहले व्यक्ति हैं। नियोगी KC नियोगी ये पहले अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। क्या अभी तक जितने वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं नोट करवा दूं या नोट कर लेंगे? कर लेंगे? स्वतः कर लेंगे।
अब ये क्वेश्चन का तो उत्तर आप लोगों ने दिया नहीं। मैंने पूछा था वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन से नंबर की हैं? अभी तक कोई बताया नहीं मुझे। 24 में है ना? कंफर्म है ना? नहीं पूछना है मुझे, है ये बताइए। बस तो आप सब लोग नोट कर लेंगे ये? नहीं मैम। ये कोई 15 कर लेंगे, कोई नहीं कर कौन लेंगे। बताए? चलिए बाबू तो कर लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है और कुछ क्वेश्चन है उसको पूछना है मुझे, अबे ठीक ना? क्योंकि कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो अभी आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एन के सिंह एन के सिंह ये हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो चलिए आईएएस का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, गंभीरता से प्रश्न को सुने, उत्तर कूट की सहायता से देना है और उत्तर को सावधानी से दीजिएगा। सब पढ़ा हुआ है, एक भी आप लोगों के कॉपी के बाहर से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? घाटे का बजट तो हमेशा ही रहता है हमारा, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार कौन कौन से काम कर सकती है? अब बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और भी आईएएस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का। कूट की सहायता से बताएंगे। पहला है राजस्व व्यय को घटाना। बजट घाटे को कम करने के लिए क्या राजस्व व्यय को घटाना कारगर होगा? दूसरा, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। तीसरा, सहायकी यानी कि सब्सिडी को युक्ति संगत करना, मतलब कि जितना जरूरी हो, जितना आवश्यक हो उतना ही करना। और चौथा, आयात शुल्क को कम करना। क्वेश्चन है टेक्निकल। पहला और तीसरा कितने लोगों का पहला और तीसरा है? पहला मतलब राजस्व व्यय को घटाना, तीसरा मतलब सब्सिडी को तर्क संगत करना या युक्ति संगत करना। सही है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, यानी कि राजस्व व्यय को घटाएगी तभी तो पैसा बचेगा अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। अगर उस व्यय को बढ़ाएगी तब तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पहला काम वो करेगी। दूसरा ये कह रहे हैं नई परियोजनाएं लाएगी। अगर नई परियोजनाएं लाएगी तो उसमें फिर व्यय अतिरिक्त करना पड़ेगा, तब तो हमारा बजट और घाटे में चला जाएगा, तो हम दूसरा काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा, सब्सिडी चूँकि देना हमारी ज़रूरत है, मजबूरी है, चूँकि गरीबों के पहुँच में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, लेकिन अनावश्यक सब्सिडी ना दे करके युक्ति संगत, जितना ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो उतना ही देना। इससे भी क्या होगा, हमारे बजट घाटे में थोड़ी कमी आएगी। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि आयात शुल्क को कम करना। अगर आयात शुल्क कम कर देंगे तब तो आयात बढ़ जाएगा, फिर उससे हमें फायदा नहीं होगा। हम जब कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसमें पैसा खर्चा करते हैं, निर्यात करते हैं तो हमें बदले में पैसा मिलता है। तो अगर निर्यात बढ़ेगा तो हमें फायदा, आयात बढ़ेगा तो नुकसान। तो आयात शुल्क अगर घटा देंगे तब तो आयात बढ़ जाएगा, यानी कि हम बाहरी चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या घाटा बैलेंस होगा? नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? पूंजी बजट में शामिल करेंगे किसे या किन्हें? पहला ऑप्शन ये भी आईएएस का है, उत्तर कूट की सहायता से देना है। सड़कें, इमारतें, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों की अधिग्रहण पर व्यय को पूंजी बजट कहेंगे। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त जो ऋण है पूंजी बजट है। तीसरा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, ऋण और अग्रिम। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा है जो सरकार का पूंजी बजट है? पहला है सड़कें, इमारतें, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तीसरा, राज्य और संघ राज्यों को अनुगत ऋण और अग्रिम। आपको बताना है पूंजी बजट, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, वही है पूंजी बजट। अब बताइए प्राप्तियां व्यय दोनों होंगी, बताइए कौन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा में से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों है या पहला है केवल, या पहला, दूसरा या दूसरा, तीसरा?
दूसरा पूंजी तीसरा तो हुआ ना, सभी सभी, वेरी गुड, सभी हो जाएंगे, है ना, एकदम। नेक्स्ट देखिए, वर्ष प्रति वर्ष, वही क्वेश्चन है जो इसके पहले दिया आपने उत्तर। वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कार्य या कार्रवाई की जाती है? ये भी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। पहला, राजस्व व्यय में कमी लाना। दूसरा, नई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना। तीसरा, सब्सिडी को युक्ति संगत करना। चौथा, उद्योगों का विस्तार करना। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, केवल पहला या सभी? पहला तीसरा भी इस बार वही होता है, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है इसमें। तो राजस्व व्यय में कमी लाएंगे तभी तो घाटा बैलेंस होगा। नई कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे तो घाटा बढ़ जाएगा। सब्सिडी को युक्ति संगत करेंगे तो सही है। उद्योगों का विस्तार करेंगे तभी क्या होगा? पैसा इन्वेस्ट होगा ना, घाटा बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका महत्वपूर्ण है, आपको बताना है संघ के बजट के संदर्भ में कौन सा या से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं? गैर योजना व्यय के अधीन क्या क्या आएगा? रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन और उपादान। क्या क्या है जो गैर योजना? वेतन और पेंशन, दूसरा नहीं पेंशन सिर्फ आएगा। बेटे कूट की सहायता से देना होता है। पहला है आपका रक्षा व्यय, दूसरा है ब्याज अदायगी, तीसरा है पेंशन, वेतन एवं पेंशन, और चौथा है उपादान। चौथा ये उपादान होता है जो सहायता के रूप में होता है। सहायता के रूप में केवल पहला, दूसरा तीसरा, सभी या कोई नहीं? पेंशन वाला हाँ? सभी में, क्योंकि रक्षा का केवल पहला तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। अब बचा 2, 3 और सभी। अब 2, 3 में आपका ब्याज अदायगी और पेंशन तथा ये सही है। वेतन, और सभी में है रक्षा व्यय, उपादान और सारी। 2-3 में सभी सभी आ जाएंगे आपके। ये गैर योजनागत व्यय है। रक्षा व्यय जैसे जरूरत होती है आकस्मिक उसी लड़ाई आधार वगैरह पे होता है। रक्षा पर व्यय किया जाता है। ब्याज अदायगी भी कोई योजनागत नहीं है, पहले से उधारी है तो ब्याज देना ही पड़ेगा। और आपका वेतन और पेंशन ये भी क्या है? देना ही पड़ी है। और आपका उपादान सहायता भी सभी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? क्वेश्चन समझ में आया? पहला, आर्थिक विकास के लिए। दूसरा, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। तीसरा, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। और चौथा, विदेशी ऋण कम करने के लिए। बहुत शानदार प्रश्न। ऑल क्या बेटे? ऑल कोई एक बताना। तो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था है तो कौन सी चीज बढ़ाने के लिए आप संसाधनों का प्रयोग करेंगे? तो पहला, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। दूसरा, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। तीसरा, भुगतान शेष को समायोजित करने के लिए। और चौथा, विदेशी ऋण कम करने के लिए। पहला एकदम सही है, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। अगर आप आर्थिक विकास को बढ़ा लेते हैं तो बाकी चीजें अपने आप कर ले जाएंगे। तो एक पॉइंट बताना था, पहला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईएएस का है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आपको पूंजीगत लाभ हो सकता है? मैंने आप लोगों को पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय सब बताया। कौन कौन सी परिस्थिति में आपको पूंजीगत लाभ होगा? तो पहला पॉइंट है आपका आईएएस का क्वेश्चन है, उत्तर सावधानी से दीजिएगा और फूट से देना है, फूट की सहायता से। जब किसी उत्पाद की विक्रय में वृद्धि हो, जब कोई उत्पाद आपने कोई चीज उत्पादन किया और उसका बहुत ज्यादा बिकने लगे, क्या ये पूंजी उत्पाद मतलब आपका लाभ है? दूसरा, जब ध्यान से उत्तर दीजिएगा, पूंजीगत लाभ कह रही हूँ मैं, पूंजीगत लाभ पढ़ाया मैंने, उसमें क्या क्या आता है? राजस्व लाभ नहीं बता रही, पूंजीगत लाभ। दूसरा, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो जाए, प्रॉपर्टी है ये तो है ना,
आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हो गई तो क्या हुआ, पूंजीगत लाभ हुआ कि नहीं? पूंजी बढ़ जाएगी। दूसरा, जब आप कोई रंग चित्र खरीदे, यानी कि कोई पेंटिंग आपने खरीदा और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? हम दूसरा तीसरा एकदम सही। दूसरा तीसरा। पहला राजस्व है, उसको आप कहाँ से ले आए? उत्पादन जो आपने किया उसके मूल्य में उसकी बिक्री बढ़ जाए, वो तो राजस्वगत प्राप्तियां हो गई। पूंजीगत मैंने कहा जो निवेश से बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत कहते हैं। तो आपका दूसरा तीसरा IAS की क्वेश्चन है, इतना हलवा ही नहीं रहता कि बस देखते ही साथ हो जाए, इसको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? हाजी पढ़े। पहला, राष्ट्रपति को वित्तीय मामले पर परामर्श देना, कोई एक बताना है जो सबसे सटीक। दूसरा, वार्षिक बजट तैयार करना। तीसरा, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। और चौथा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति अगर उनसे किसी मतलब वित्तीय संबंधी मुद्दे पे सलाह मांगता है तब वो देंगे, देना उनका काम नहीं है। यहाँ इनका काम नहीं है ये, अगर राष्ट्रपति मांगेगा तब ही ये देंगे, नहीं तो इनका काम नहीं है। और ये बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो कल हम पढ़ेंगे कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल।